हम क्या करेंगे, एक रिजिड यू शेप फ्रेम लेते हैं। लेट वी टेक अ रिजिड यू शेप्ड मेटेलिक फ्रेम। और उसके ऊपर क्या करते हैं, सोप का फिल्म लगा देते हैं, फ्रेम। एंड देयर इज अ स्लाइडिंग आर्म। स्लाइडिंग आर्म का नाम क्या है, जो फिसल सकता है, इस पर स्लिप कर सकता है, PQ। स्लाइडिंग आर्म कौन सा है, PQ। ऑफ लेंथ, इसकी लंबाई क्या है, ऑफ लेंथ L, ऑफ लेंथ L, which can slide on two parallel rail। पैरेलल रेल का नाम है AB and CD, which can slide on पैरेलल रेल्स। जैसे रेल की पटरी होती है ना, उस तरह से इस पर ये स्लाइड कर सकता है। पैरेलल रेल्स, पैरेलल रेल्स कौन सा है, AB एंड CD। बेटा जब इस पर सोप फिल्म चढ़ाएंगे तो ये लेफ्ट की ओर आना चाहेगा। क्यों आना चाहेगा, सरफेस टेंशन की वजह से। जो सोप का फिल्म का मेम्ब्रेन है वो सिकुड़ना चाहेगा। when we apply soap film, when we apply soap film in the loop ACQP, in the loop ACPQ, इस लूप के ऊपर चढ़ा दिए। When we apply soap film on the loop ACQP, then due to surface tension, arm PQ tends to slide towards left। ये पीछे की लेफ्ट की ओर आना चाहेगा भाई। और आप अगर इस पर फोर्स लगा करके, इतना ही फोर्स लगा करके टुवर्ड्स लेफ्ट, अगर इसको डिस्प्लेस करेंगे dx दूरी, कितनी दूरी, dx दूरी टुवर्ड्स लेफ्ट, ये लेफ्ट की ओर आना चाहेगा। बेटा अगर इतना ही फोर्स लगा करके, if external agent, if external agent by applying force, कितना फोर्स लगाए, तो देखो बेटा ये सोप फिल्म है कि कितने लेयर होते हैं, 2। पानी का फिल्म रहेगा, 1 लेयर बनेगा, इसलिए बुलबुला नहीं बनता है, बबल्स नहीं बनता है। देखो बेटा तुम लोग मार्केट में जाते हो तो मेले में से उठा कर लाते हो, एक लूप रहता है वायर का, उस लूप को छोटा सा पतला सा लूप रहता है, बहुत छोटा, उस लूप को झाग में डुबोते हो, साबुन का झाग में, सोप का झाग में, सर्फ के झाग में, तो उससे निकालते हो, सोप फिल्म चढ़ जाता है। 2 लेयर होते हैं, एक आगे और एक पीछे, दिखता नहीं है, दोनों के बीच की दूरी कुछ माइक्रोमीटर की होती है, लेकिन गैप बना होता है। 2 लेयर बनता है, कितना बनता है, 2। अब उसमें तुम फूंक मारते हो, सामने वाला लेयर टूटता है, हवा तुम्हारे माउथ से अंदर घुसती है और वो मेम्ब्रेन में स्ट्रेचिंग होती है, सिकुड़ना चाहता है, तो जैसे ही तुम फूंक मारते हो ये स्ट्रेचिंग होती है, फट जाती है। अब हवा तो अंदर घुस गई,
दूसरा लेयर उसके आगे है, प्रेशर बनता है तो वो बैलून की तरफ फूल जाता है, और दूसरा लेयर फिर से रिपेयर हो जाता है सरफेस टेंशन, और ये फिर हवा बबल बन के निकल जाता है। उसके अंदर में क्या भरी होती है भाई, जैसे तुम बैलून के अंदर हवा भर देते हो तो बैलून बन के निकलता है। उसी तरह सोप फिल्म में 2 लेयर होती है, सामने से हवा मारे, पहला लेयर टूटी, हवा तुम्हारे माउथ के अंदर घुसी, और दूसरा लेयर आगे की ओर बल्ज हो गया, वो नहीं फूटना चाहता। और अगर जोर से फूंक मारे, पहला लेयर तो टूटेगा ही, दूसरा लेयर भी टूट गया, फुस हवा निकल गई, बबल नहीं बनता है। तुम्हें इतना जोर से नहीं मारना होगा, ऐसे 2 लेयर है, सामने से हवा मारोगे, धीरे से मारोगे तो सामने वाला लेयर टूटेगा, हवा अंदर घुसेगी, दूसरा लेयर क्या होगा, बैलून के मेम्ब्रेन की तरह बल्ज होगा, हवा जैसे ही अंदर घुस गई, ये वाला लेयर जो टूटा था फिर से रिपेयर हो जाएगी। इसी रिपेयर होने की टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। मेम्ब्रेन टूट गया, फिर से कॉन्ट्रैक्ट करेगा, देखो इधर मेम्ब्रेन है भाई, सोफ का लेयर है, तुमने फूंक मारा, ये पहले स्ट्रेच होगा, तनाव उत्पन्न होगा, सरफेस एरिया बढ़ेगा, और जब झेल नहीं पाएगा तो इतना तनाव उत्पन्न होगा कि टूट जाएगा, तो हवा अंदर घुस जाएगी। लेकिन सरफेस ये अपना एरिया को घटाने के चक्कर में ऐसे ही नहीं रहेगा, ऐसे होगा, फिर से एरिया घटा और एरिया बिल्कुल पहले जैसा घट जाएगा, तो मेम्ब्रेन फिर से रिपेयर हो जाएगा। सोप फिल्म अपना एरिया घटाना चाहता है, तुम फूंक मार के उसके एरिया को बढ़ा दो, जैसे बैलून के अंदर फूंक मारते हो ना भाई, फूंक मारते हो तो बैलून का सरफेस फैलता जाता है, जहां तक बर्दाश्त कर पाता है फैलता है। तो एक डेफिनेट इसकी मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग क्षमता होती है, जिसको सरफेस टेंशन बर्दाश्त कर सकने में। तुम और ज्यादा फूंक मार दिए तो ब्लास्ट कर जाता है भाई। तो जितना वो स्ट्रेचिंग टेंशन बर्दाश्त कर सकता है मेम्ब्रेन, उसको बोलते हैं सरफेस टेंशन। उससे ज्यादा फूंक मार दोगे तो बबल फूट जाएगा, बैलून जैसे फूट जाता है। उसी मेम्ब्रेन की स्ट्रेचिंग कैपेसिटी को सरफेस टेंशन कहते हैं, जिसे अभी हम लोग मेजर करेंगे। हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको जबरदस्ती खींच करके एरिया को बढ़ा रहे हैं। एरिया को बढ़ाने में इसकी, क्योंकि मेम्ब्रेन चाहता है कि सरफेस एरिया को घटाए, कोई भी सरफेस चाहता है एक मेम्ब्रेन की तरह होता है, अपने सरफेस एरिया को घटाना चाहता है। सारे बच्चों ने फिर से अपने कैमरे ऑन ऑफ कर लिए। और इस तरह से जब वो मेम्ब्रेन को घटाने की कोशिश करता है तो उसी टेंडेंसी को सरफेस टेंशन कहते हैं। अबे बेटा देखो, तुम जबरदस्ती इसके एरिया को बढ़ाना चाहोगे तो तुम्हें वर्क डन करना पड़ेगा। अब देखो रबड़ की तरह, जैसे रबड़ को खींच रहे और खींच रहे, तो जितना वर्क डन किए इसकी लेंथ को बढ़ाने के लिए, वो इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो गया। उसी तरह अगर एक ये सरफेस फिल्म चढ़ा हुआ है सोप का, और आप इसके एरिया को बढ़ाना चाहते हैं, तो बढ़ाने के लिए आप जितना वर्क डन करेंगे वही वर्क डन इसमें एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाएगी। उसी एनर्जी को सरफेस टेंशन कहेंगे। तो सरफेस टेंशन का 2 डेफिनेशन है और यूनिट दोनों का वही सेम आएगा, मैं अभी बताऊंगा। तो अब देखिए, इफ एक्सटर्नल एजेंट बाय अप्लाइंग फोर्स, कितना फोर्स लगाए भाई, तो मैंने बताया कि सोप फिल्म का 2 लेयर चढ़ा होगा, एक इधर और इसके जस्ट पीछे में, इसके पीछे में इससे लगा हुआ, तो दोनों लेयर यहां से लगा रहेगा स्लाइडिंग आर्म से। तो सरफेस टेंशन का बेटा कल पढ़ाए थे, सरफेस टेंशन इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट लेंथ, तो फोर्स इज इक्वल टू लेंथ इधर चला जाएगा, T इंटू एल हो जाएगा। तो फोर्स कितना लगाना पड़ेगा, 2TL। क्यों भाई, क्योंकि अगर पानी का लेयर रहेगा तो एक सरफेस बनेगा
और सोप का लेयर है तो 2 लेयर बनेगा। बेटा पानी में कभी भी उस जो लूप को मार्केट से लेकर आए थे सोप में डालकर निकालते हो, फूंक मारते हो तो बबल बनता है। पानी में डालकर जरा फूंक मारो, बबल नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा बबल? क्योंकि पानी में जब डालोगे और निकालोगे तो लूप के ऊपर केवल एक ही फिल्म बनता है, एक ही सरफेस बनता है। फूंक मारो, एक लेयर फटा, दूसरे लेयर से निकल गई भाई, दूसरा लेयर तो है ही नहीं, एक ही लेयर है। लेकिन साबुन के झाग में क्या होता है, जैसे ही लूप को डुबोएंगे एक सामने लेयर बनेगी और उसके कुछ माइक्रोमीटर पीछे दूसरी लेयर, और उसमें फूंक मारो बबल निकलेगा। तो यहाँ पर ये 2 लेयर बनती है, तो 2 जगह से अटैच है, एक सामने से और एक पीछे से। अब फोर्स कितना लगाएंगे? टीएल। फोर्स कितना लगाएंगे? सरफेस टेंशन कल पढ़ा था, फोर्स एक्टिंग ऑन पर यूनिट लेंथ। बेटा चूंकि मेम्ब्रेन यहाँ से लगा हुआ है, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से, और ये आर्म स्लाइड कर सकता है, तो ये पूरी लंबाई पर फोर्स लगेगा। कितना? टेंशन इनटू लेंथ। 2 लेयर है, एक आमने और एक सामने और पीछे, तो 2 इंटू टीएल फोर्स लगाना पड़ेगा। इफ एक्सटर्नल फोर्स बाय अप्लाइंग फोर्स 2TL displaces the arm PQ, the arm PQ, इस arm PQ को towards right by distance x dx, then work done will be कितना वर्क डन करना पड़ेगा भाई? जल्दी बताओ, वर्क डन कितना करना पड़ेगा बेटा? अब इसके बाद से आपको समझ आएगा वर्क डन कितना करना पड़ेगा। वर्क डन करना पड़ेगा फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। फोर्स लगाया 2TL और डिस्प्लेसमेंट हो गया dx। बेटा देखिए यहां पर बेटा L इंटू dx, L dx, इंक्रीज इन एरिया। L इंटू dx को क्या लिखेंगे बेटा? L इंटू dx को लिखेंगे बेटा, यहां ध्यान से देखो, L इंटू dx को लिखेंगे हम, देखो लेंथ इंटू ब्रेथ, dx डिस्प्लेसमेंट, लेंथ इंटू ब्रेथ, ये एरिया होगा, इंक्रीज इन एरिया। L इंटू dx को क्या लिखेंगे बेटा? तो वर्क डन इज इक्वल्स टू T इंटू 2 इंटू L इंटू dx। अब देखो बेटा ये क्या हुआ बेटा, एरिया ये सामने वाले सरफेस का भी बढ़ा और पीछे वाले का भी बढ़ा, तो 2L dx हो जाएगा dA, इंक्रीज इन एरिया। इस पूरे को dA, चेंज इन एरिया, इस पूरे को क्या बोलेंगे? इस पूरे को बोलेंगे इंक्रीज इन एरिया, क्योंकि L इंटू ब्रेथ, लेंथ इंटू ब्रेथ, ब्रेथ क्या? dx, लंबाई L, L है लेंथ ऑफ स्लाइडिंग आर्म, तो ये होगा इंक्रीज इन एरिया, क्योंकि एरिया सामने वाले फिल्म का भी बढ़ा और पीछे वाले का भी, dW। तो सरफेस टेंशन को डिफाइन करेंगे वर्क डन इन इंक्रीजिंग द यूनिट एरिया, T is equal to dW upon dA, T is equal to dW upon dA। बेटा का ऐसा यूनिट क्या हो गया? वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द यूनिट सरफेस एरिया, दैट इज जूल पर मीटर स्क्वायर, जूल पर मीटर स्क्वायर। एंड हाउ वी कैन डिफाइन सरफेस टेंशन of any fluid is the amount of work done required to unit surface area। बेटा कैसे डिफाइन करेंगे? सरफेस टेंशन ऑफ एनी फ्लूइड, सरफेस टेंशन ऑफ एनी फ्लूइड is the amount of work done required, is the amount of work done required to increase unit surface area, unit surface area,
सरफेस एरिया। तो बेटा सरफेस टेंशन की यूनिट जूल पर मीटर स्क्वायर लिखिए या न्यूटन पर मीटर लिखिए, दोनों क्या होंगे, सेम। अब देखिए वर्क डन का फॉर्मूला क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। सरफेस टेंशन इक्वल टू वर्क डन अपॉन डीए क्या, इंक्रीज इन एरिया, तो वर्क डन इज इक्वल टू डीए हो जाए। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होगा, सरफेस टेंशन इनटू इंक्रीज इन एरिया। अब इसी फॉर्मूले का बेस्ड मैं एक प्रॉब्लम आपको दे रहा हूं। बेटा एक क्वेश्चन है, "27 water drop of 1 centimeter each unite", ये यूनाइट हो जा रहे हैं, "to form a single drop, to form a single bigger drop". बेटा इसका रेडियस r है, of r radius each, of r radius each, to form a bigger drop of radius r, of radius capital R, if T is the surface tension, T is the surface tension। बेटा ये एक बार बताइए, अगर 27 ड्रॉप मिल करके, अगर 27 ड्रॉप मिल करके एक ड्रॉप बनते हैं, तो ये रिएक्शन, इस रिएक्शन के दौरान एनर्जी निकलेगी। क्यों बेटा, 27 ड्रॉप का जो सरफेस एरिया है, अगर इसको जोड़ेंगे 27 इंटू एक ड्रॉप का सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर। बेटा ऐसे नहीं, 27 ड्रॉप का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब, अगर इनसे मिलकर के एक ड्रॉप बना 4/3 पाई आर क्यूब, बड़ा ड्रॉप बना, तो दोनों के रेडियस में क्या रिलेशन होगा, 4/3 पाई 4/3। बेटा ये वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है ना, वॉल्यूम ऑफ बिगर ड्रॉप, क्योंकि 27 ड्रॉप छोटे छोटे मिलकर के एक बड़े ड्रॉप बने। अब देखिए बेटा, तो वॉल्यूम ऑफ 27 ड्रॉप स्मॉल ड्रॉप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ 1 बिगर ड्रॉप। अब बेटा इसमें रिलेशन देखिए, दोनों और क्यूब रूट कीजिएगा, 27 का क्यूब रूट होता है 3, r इज इक्वल टू कैपिटल R, ये रिलेशन आया। यानी कि जो बड़ा ड्रॉप बनेगा उसका जो रेडियस होगा वो छोटे वाले एक ड्रॉप से 3 गुना बड़ा होगा। तो बेटा सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? यस, आप मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जल्दी बताइए। अगर ये बताइए 27 ड्रॉप बेटा 27 ड्रॉप एक मिल करके एक छोटा सा ड्रॉप, एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो सरफेस एरिया बढ़ेगा या घटेगा? जल्दी जवाब दीजिए। 27 ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बना रहे हैं, तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ 27 ड्रॉप काउंट कीजिए, और फिर 27 ड्रॉप मिलने के बाद एक बड़ा ड्रॉप बना, स्फेरिकल ड्रॉप बना वाटर का। उस बड़े स्फीयर का जो टोटल सरफेस एरिया वो छोटा होगा इन 27 ड्रॉप के सरफेस एरिया से, या ज्यादा होगा या कम होगा? जल्दी बताइए। यस बेटा क्या होगा? हम देखेंगे कि सरफेस एरिया घट गया। आपने पढ़ा हुआ बायो में, बाइल साल्ट का फंक्शन होता है बड़े फैट्स ड्रॉप को छोटे ड्रॉप में तोड़ना। तो बड़ा जब बहुत सारे छोटे ड्रॉप में तोड़ेगा तो इसका सरफेस एरिया बढ़ जाएगा, ताकि एंजाइम आसानी से वर्क करे। इसका उल्टा, अगर बहुत सारे छोटे ड्रॉप मिल करके एक बड़ा ड्रॉप बनाएंगे तो सरफेस एरिया क्या होगा? घटेगा। और घटेगा तो क्या होगा? मेम्ब्रेन की जब सरफेस एरिया घटती है तो उसमें से एनर्जी निकलती है। मेम्ब्रेन का सरफेस एरिया बढ़ाएंगे तो हमें वर्क डन करना पड़ेगा। अभी पीछे बताया मैंने, पीछे अभी बताया कि if you want to increase the surface area of any fluid, we have to perform work। उसका उल्टा क्या है बेटा? अगर सरफेस एरिया घट रही है
घट रही है तो एनर्जी निकलेगी। ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। ये प्रोसेस क्या होगा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस होगा। बेटा क्वेश्चन है वर्क डन रिक्वायर्ड टू इंक्रीज, तो वर्क डन तो करना नहीं पड़ेगा, यहां एनर्जी रिलीज होगी। और फाइंड द सरफेस, बेटा यहां पर क्वेश्चन क्या है? फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज। ये क्वेश्चन है फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, फाइंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज्ड, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज, क्योंकि ये प्रोसेस एक्सोथर्मिक होगा। अब देखिए बेटा, अभी जस्ट मैंने बताया सरफेस टेंशन इज इक्वल टू वर्क डन